नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं लेवल 2 मैथ्स को लेकर कि जो मैथ्स के 30 प्रश्न आए थे टेस्ट में, वो किस तरह के प्रश्न थे और उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 81 75 मिलीलीटर, ये मिलीलीटर लिखा हुआ है। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है, ये आपको बोल रहा है। इसका कितना परसेंटेज है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, परसेंटेज निकालना हो या रेशियो निकालना हो, सबसे पहले यूनिट सेम होना जरूरी है। अगर ये एमएल में है और वो लीटर में है तो ये दोनों सेम यूनिट होंगी, तभी आप परसेंटेज या रेशियो निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं 75 ml है तो ये मिलीलीटर है। ये क्या है बेटा, मिलीलीटर आपको गिवन है और वो लीटर है। तो पहले तो एक बात बताइए, 1.75 ये अगर हमारे पास लीटर में है तो इसको अगर मैं 1000 से गुणा कर दूंगा तो ये किस में बदल जाएगा, एमएल में बदल जाएगा, क्योंकि एक लीटर में 1000 ml होता है, हम जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये इसका कितना परसेंट है, गुणा 100 कर लीजिए आप बस, और इसके अलावा पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो कट जाएगी हमारे पास। ठीक है, एक जीरो और कट गई हमारे पास। 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 7 बार, तो फाइनली आंसर आया 30/7, जिसका मतलब होता है 4 सही 2/7%। क्या आएगा आंसर, 4 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। अगर बच्चे वो 12% बचाएगा, देखो सबसे पहली चीज तो ये किसका है, इनकम का। और जब भी हम बात करें परसेंटेज की तो इनकम यानी बेस जो होगा वो 100% होगा। तो 100 में से 12% अगर बचाऊंगा तो 88% मैं खर्च करूंगा। ठीक है, 88% खर्च करूंगा तो मुझे खर्च दे रखा है, कितना दे रखा है खर्च, तो मुझे खर्च दे रखा है कितना, 19,360 रुपए मुझे दे रखा है। तो उसकी मासिक आय क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 19,360 रुपए जो है ना बेटा, 19,360 रुपए जो है वो यहाँ 88% के बराबर है। और मुझे क्या पूछ रहा है, उसकी आय कितनी है, तो यानी 100 का मान निकलवाना है। तो आपको उसको सॉल्व करना है। और यहां पर देख सकते हैं 88 जो है वो 8 से कट रहा है, बिल्कुल 11 बार। 8 से काट के देखो ऊपर कट रहा है क्या, 8 दूनी 16 बचा 3, 3 का मतलब 33 हो गया, और 8 चौक 32। ठीक है, 8 दूनी 16 जीरो, और 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 जीरो, तो ये आ गया 22,000 रुपए। इसकी इनकम क्या आ गई बेटा, 22,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 83। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने के लिए रमेश को कितने परसेंट लाभ अथवा हानि होगी। तो यहां पर आप देखो, पहले 20% इंक्रीज करेंगे, उसके बाद बढ़े हुए में भी कमी कर रहे हैं। इसका मतलब सक्सेसिव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सक्सेसिव की बात कर रहे हैं। और सक्सेसिव के लिए सीधा एक्स वाई वाला कंसेप्ट लगाइए। तो पहले 20 बढ़ेगा, फिर 20 क्या होगा, कम होगा। पहले 20 बढ़ा, फिर 20 कम हुआ, फिर दोनों को गुणा करेंगे, 20 गुणा 20, और यहां पर माइनस का आएगा और बटे में 100। तो यहां पर देखो ये दोनों कट गया हमारे पास, तो माइनस का 4%, और इसका मतलब आंसर क्या होगा, 4%। बस इसने ऊपर लाभ हानि लिखा है, बट ऑप्शन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, 4 ही लिखा हुआ है, तो 4% इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, किसी वस्तु की दर में, दर का मतलब रेट की बात कर सकते हैं, 10% की कमी कर दी गई है, इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई है, तो राजस्व प्राप्ति में कितना प्रभाव पड़ेगा। तो राजस्व प्राप्ति की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एक साथ दोनों चेंजेस की बात करेगा, और एक साथ दोनों का मतलब सक्सेसिव होगा बच्चे। तो 10% कमी, जो भी हमने पढ़ा वही कंसेप्ट, पहला फॉर्मूला के हिसाब से पहला चेंज, फिर दूसरा चेंज, और दोनों को गुणा करेंगे तो 10 गुणा 10/100। सबसे बढ़िया, इसको लगाइए और मजे करिए। तो यहां पर 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि 2 जीरो कट जाएगी तो 1% क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, यानी 1% क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 85 बोल रहा है व्यंजक x³ y² में x और y के मानों में क्रमशः 25% और 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने परसेंट कमी आएगी। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर x³ y², अगर मैं ढंग से देखूं तो क्यूब x का है और स्क्वायर किसका है, y का है। तो यहां पर x 3 बार लिखा हुआ है और y 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब x में भी चेंज हो रहा है और y में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और यहां पर बोल रहा है अगर मैं पूरे व्यंजक में चेंज की बात करूं तो कितना होगा। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम 100 मान के करें, पर ये 5 बार चेंज है तो 100 मान के करने में सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो आप सबसे बढ़िया है इसको रेशो में करो। 25% का मतलब होता है बच्चे 1/4। ओके, ये x पर प्रभाव है और y पर प्रभाव कितना है, 20%, जिसका मतलब 1/5 है। तो अगर मैं बोलूं, सुनना, पहले सबसे पहले 4 से 3 हुआ,
क्यों? क्योंकि 4 में 1 की कमी हुई, 3 हुआ, क्योंकि x यहां पर क्लियर लिखा हुआ 25% कम हो रहा है, तो बेटे बच्चे यहां पर 4 से 3 होगा x। कितनी बार लिखोगे आप उसको? 3 बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे? 3 बार, क्योंकि x x x क्योंकि क्यूब लिखा हुआ है, और y को अगर हम देखें 2 बार लिखेंगे, और y जो है वो 5 से 4 होगा बच्चे। कितनी बार होगा? 2 बार। अब यहां पर क्या कर सकते हैं आप, ये 5 बार आ चुका है, क्योंकि 5 बार क्यों लिखा? क्योंकि x 3 बार है और y 2 बार है, दैट्स वाई हमने ऐसा लिखा। अब देखो यहां पर ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई होगा पूरा लेफ्ट वाला, और राइट वाला मल्टीप्लाई होगा, फिर इनको हम रेशियो में काट सकते हैं, पर हम इनको पहले ही काट ले। देखो 4 2 बार कट रहा है, बिल्कुल कट गया। अब यहां से कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाएगी। 55 25 25 चौक 100, ये आ गया मेरे पास। और यहां पर देखो अब जरा 3 बार है, 27 हो जाएगा। इसका मतलब है अल्टीमेटली ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है, तो 100 से 27 हो गया। तो मेरे बच्चे कमी हुई क्या? बिल्कुल 73 की कमी हो गई है। तो यहां पर 73 की कमी किस पर? 100 पर, और वो 73% ही कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी कि मद के खर्च में कोई परिवर्तन न हो? तो बोल रहा है खर्च में कोई भी चेंज ना आए, आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखना जरा क्या करूंगा भाई। पहले शुरुआत में खर्चा 100 रुपए था, ऐसे मान लो। अब मूल्य में कमी हुई तो खर्चा भी कम हो जाएगा। अब मूल्य में 10% कमी तो खर्चा भी 10% कम हुआ, तो खर्चा 90 हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी मैं अपना खर्च जो पहले 100 रुपए कर रहा था, आज भी मैं 100 रुपए ही करना चाहता हूं। तो मैं मेरे खर्च में कितनी वृद्धि करूंगा? तो मैं 10 रुपए की वृद्धि करूंगा। यानी ऐसे मान लो कि कोई चीज 90 की मिल रही थी, पर मैं 100 रुपए ही खर्च करना चाहता हूं, तो 10 रुपए का एक्स्ट्रा सामान खरीदूंगा। किस पर? 90 पर। तो 10/90 गुणा 100, ये आ गया 100/9, जिसका मतलब होता है 11 सही 1/9%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है एक्स का 8% वाई के 4% के बराबर है, तो एक्स का 20% वाई का कितना परसेंट होगा, ये पूछ रहा है। तो बच्चे एक्स का 8% वाई का 4% बराबर है। तो x का 8% और y का 4% अगर बच्चे बराबर है, तो यहां पर अगर मैं काटूंगा इसको, तो सिंपल वे में देखो काटोगे तो 2x बराबर y बचेगा एक तरह से, है ना। अब मुझे क्या कह रहा है? मुझसे पूछ रहा है बताओ x का 20% किसके बराबर होगा। तो यहां पर आप रिप्लेस करिए। बताओ यहां पर x का मान कितना है? x का मान है y/2, ठीक है। तो x का मान क्या है? y/2। तो अगर मैं x की जगह y/2 रख दूं तो y/2 इंटू 20, और अगर आप देखेंगे 20 को कट कर गया 20 से, मतलब 2 को 20 से कट किया तो 10 बचेगा। तो सीधा इसको y का 10% लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मुझे आंसर करेक्ट करना है, और जितने कम स्टेप में मैं करूंगा उतना ही मुझे एग्जाम में फायदा मिलेगा, ठीक है। अगला है a प्लस बी का 15% a माइनस बी का 25% बराबर है, तो b का कितना परसेंट a के बराबर है, आपसे पूछ रहा है। तो a का 15% नहीं, a और b का 15%, तो a प्लस बी का 15% आपको बोला है, और उसके बाद बोला है किसके बराबर है? a माइनस बी के कितना परसेंट? 25% के बराबर है। ओके, तो अगर आप चाहें तो उसको काट लीजिए, यहीं पर सॉल्व कर लीजिए। बाकी आप चाहें तो a माइनस बी को नीचे ले आओ, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर होगा 25/15। और आप यहां पर योगांतरानुपात भी लगा सकते हैं। अगर आपको योगांतरानुपात पहले से आता है, अच्छी स्पीड से आता है, तो आप उसको लगा लीजिए। बट अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखो दोनों कट रहे हैं 5 से, ये कट गया 3 बार, ये कट गया 5 बार। तो जरा देखो 3 गुणा a 3a, 3 गुणा b 3b बराबर 5 गुणा a 5a, और 5 गुणा b 5b। b को एक तरफ, a को एक तरफ, तो 5a में से 3a गया तो 2a बचेगा, और ये अगर 5b इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 8b हो जाएगा। तो यहां से a अपॉन b का मान अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा बच्चे? 8/2 आएगा, इसका अंदर 4/1 आएगा। अब वो मुझे क्या कह रहा है उसको पढ़ो। b का कितना परसेंट a के बराबर है, ठीक है। b का कितना परसेंट? तो अगर मैं देखूं यहां पर b का कितना परसेंट a के बराबर है, तो यहां पर आप देखोगे तो अपने पास आएगा अल्टीमेटली, अगर मैं यहां से भी देखूं, जरूरत नहीं है इसको करने की, बाकी आप देखो a बराबर 4b, a बराबर 4b। तो यहां पर a जो है b का कितना परसेंट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? a बराबर b का 400%। क्यों भाई? क्योंकि 400% का मतलब 4 ही होता है, तो b का 400% a के बराबर है। तो यहां पर आंसर आएगा बेटा डी। इसमें वैसे 25% देना चाहिए था गलती करवाने के लिए, बट ठीक है, आपको सीखना है इसलिए। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर और हर में 8% की कमी करने पर 15/16 भिन्न प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है, मुझसे पूछ रहा है। देखो मूल भिन्न की बात करें
तो मूल भिन्न आपको नहीं पता तो कुछ मत करो, आप एक मान लो उसको। क्या मान लो? एक। एक बटा एक भी बोल सकते हैं, पर एक मान लो। अगर आपने अंश में 15 की वृद्धि करी तो भिन्न हो जाएगा 115% अंश में, और हर में आपने 8% की कमी करी तो 92% हो गया। और ये भिन्न जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 15/16 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर जो आपने मूल भिन्न एक मानी थी उसका एक का मान निकाल लो। तो यहां पर 15/16, और आप देखो ये 92 उधर चला गया तो नीचे से ऊपर, 115 नीचे, 23 से काटा 4 बार, 23 से काटा 5 बार, और 5 से कट रहा है क्या? बिल्कुल 3 बार, 4 से कट गया 4 बार। अगर कभी आपको ये चीजें नहीं आए समझ में तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हो कि आप जिस ऑप्शन में ये कैलकुलेशन करने के बाद 15/16 प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। तो जैसे इसके अंश में 15 की वृद्धि करी तो 115%, और हर में अगर मैं 8% की कमी करूं 92%। सिंप्लीफाई करो, अगर इसको सॉल्व करने पर हमारा 15/16 आ रहा है तो मेरा आंसर सही है। जैसे 23 से काटा 5 बार, 23 से काटा 4 बार, तो 15/16। ठीक है, तो यहां पर आंसर बी हो गया। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि वह 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? ये बताओ, पास होने के लिए कितने चाहिए? 40%। लेकिन एक विद्यार्थी 220 लाया है और वह 20 से फेल हो गया, इसका मतलब 20 नंबर कम लाया है, तो उसको 20 नंबर और दो तब जाके वो पास होगा। तो बच्चे यहां पर 40% का जो वैल्यू है ना वो 240 के इक्विवेलेंट है, और आपको 100% का मान चाहिए क्योंकि टोटल अधिकतम मार्क्स पूछ रहा है। तो 240 अगर 40% के बराबर है तो 100% का मान निकालेंगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा? 600 आएगा। 4 से कट गया 24 6 बार, तो आंसर आएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। आगे बोला एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया। 40 ला रहा है, दुखी है कि 30 नंबर कम आए हैं, तो 30 और दे दो तो पास हो जाएगा, यानी 40 और 30 70 हो जाएगा। तो 35% बच्चे यहां पर किसके बराबर है? 70 मार्क्स के बराबर है। आपको पूछ रहा है 100% का मार्क्स मान, तो यहां पर हम बोले 70 जो है 35 के इक्विवेलेंट है। आपको 100% निकालना है, तो बेटा कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। कितना आ रहा है? 200। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है? एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, इसका मतलब 45 नंबर मिलते ही वो पास हो जाएगा। एक अन्य विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक प्राप्त करता है। ये 45 ज्यादा होकर खुश हो रहा है, इसके 45 कम कर दो तब भी पास रहेगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? परसेंटेज पूछ रहा है मेरे बच्चे। तो देखो, जो फेल वाला विद्यार्थी है उसके 30% आए हैं, उसको एक काम करो 45 नंबर और दे दो, तो क्या होगा? वो पास हो जाएगा। ये पास हो गया भाई। अगला विद्यार्थी, उसके 42% नंबर आ रहे हैं और वो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 45 नंबर ज्यादा लाया, तो उसके 45 कम कर दो, ये भी पास हो जाएगा। अब दोनों पास बराबर हो गए, तो इनको इक्वल कर लिया हम लोगों ने, बराबर कर लिया। तो 42 में से 12 गया तो कितना? 42 में 30 गया तो बचेगा 12%। इसको सॉल्व करना है, तो 30 उधर गया तो 12 और 45 से जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 45 और 45 90। तो बच्चे 12% जो है ना वो यहां पर 90 के बराबर आपको उसने बता दिया है। यहां पर देखो साफ क्या कह रहा है कि 12% जो है ना वो 90 के बराबर है। अब मुझे सुनना मेरी बात, अगर 12% 90 के बराबर है, मुझसे पूछ रहा है मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो पहले मैं 100 का वगैरह का मान निकालूंगा, पर मैं नहीं निकालूंगा। सुनो, 90 नंबर जो है बेटा, 90 नंबर जो है ना वो 12% के बराबर है। तो एक काम करो, आप 45 नंबर को परसेंटेज में बदलो। तो 45 नंबर 12/90 गुणा 45, तो यह आएगा कितना? 6। आधा हो गया ना, आधा, तो इसका आधा 6। तो इसका मतलब 45 नंबर जो है ना वो 6% के बराबर है। 45 नंबर जो है बच्चे वो 6% के बराबर है। और यहां पर देखो विद्यार्थी 45 नंबर कम लाया था, 45 नंबर का मतलब 6% कम लाया था। तो पासिंग कितना चाहिए? 30% प्लस 6%, ये डायरेक्ट कर लिया हमने, कितना है? 36%। ठीक है, 100 की जरूरत नहीं है, उतना करो जितना क्वेश्चन बोले। अगला क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में, 85% गणित में पास हुए और बोला 73% दोनों विषय में पास हुए, तो बताओ कितने प्रतिशत दोनों विषय में फेल हुए हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप? बहुत सिंपल है, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा वेन डायग्राम को बुलाइए। अब देखो, ये अंग्रेजी में पास है, इंग्लिश, ये मैथ्स में पास है और ये दोनों में पास है।
क्वेश्चन को पढ़ो, देखो दोनों में कितने परसेंट, 73% पास है। तो मेरे बच्चे 73% दोनों में पास है। अब देखो इंग्लिश में कितने हैं, 80, 80 में से 73 निकाला 7%, 7 और 73 मिला के होता है बेटा 80%। और अगर मैं बात करूं गणित में, मैथ्स में अगर 85 चाहिए, 85 में 73 गए तो बचा 12%। तो ये सब आपके कहीं ना कहीं पास है। देखो इंग्लिश में 80 आ गए हैं, मैथ्स में 85 आ गए और सब पास है। तो फेल दोनों में पूछ रहा है, तो ये सब पास है, जोड़ोगे तो 92। तो अगर मैं पूछूं फेल कितना है, तो बेटा फेल के लिए इनके अलावा जो बचेंगे तो 100% में से ये 7% प्लस 73% प्लस 12% सबको जोड़ के घटा दो, तो 100% माइनस अगर मैं करूंगा तो ये आएगा बेटा हमारे पास 92%, और घटाऊंगा तो कितना आएगा 8%। इसका वैल्यूएशन आएगा ऑप्शन नंबर ए 93 में। 93 के बाद 94 की बात करते हैं। क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी लग रही है। किसी परीक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने, ये सबसे बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, प्रत्येक विद्यार्थी ने यहां पर जीव विज्ञान या गणित में कम से कम एक विषय, इसका मतलब या तो बच्चा गणित विषय चूज करेगा या जीव विज्ञान चूज करेगा या फिर दोनों चूज करेगा। और 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चूज किए। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अच्छा बताओ, अगर मैं बात करूं जीव विज्ञान में कितने हैं 72%, मैथ्स में कितने हैं 44%। तो बच्चे यहां पर दोनों में मिलाकर अगर मैं बात करूं तो कितने हो गए 116% हो गए। दोनों को जोड़ो। अब देखो 16 116 क्यों किया मैंने, क्योंकि सारे के सारे विद्यार्थी शामिल है, तो मैंने सबको जोड़ के देखा, लेकिन होना चाहिए था 100%, होना चाहिए था कितना 100%। तो एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है 16%। अब ये 16% एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि 16% या तो गणित में है एक्स्ट्रा है, या फिर विज्ञान में एक्स्ट्रा है, या फिर ऐसे कहूं दोनों में एक्स्ट्रा है। ऐसे समझ लो, उस बात को दोबारा समझो कि ये 16% दोनों में एक्स्ट्रा है। जैसे कि मैं क्लास का विद्यार्थी हूं, मैं जीव विज्ञान में भी हूं और मैं गणित में भी हूं। मैं हूं एक बार, पर मुझे गिना 2 बार गया। जब जीव विज्ञान की बात आई मैंने हाथ ऊपर कर दिया, गणित की बात आई मैंने हाथ ऊपर कर दिया, दोनों केस में ऊपर कर दिया, यानी मैं हूं एक बार और मुझे शो कितनी बार किया गया 2 बार। तो यहां पर देखो 16% जो है दोनों में कॉमन है और वो 40 के बराबर है। तो 16% दोनों में कॉमन है जो 40 के बराबर है। आपको 100% निकालना है। 40/16 गुणा 100, 4 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 10 बार, 4 से कट गया 25 बार, तो 25 गुणा 10 हो गया 250। ऑप्शन नंबर सी। एक कार्यालय में 80% कर्मचारी चाय पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी, जो अभी हमने पढ़ा वैसा का वैसा, प्रत्येक का मतलब सब 100% की बात कर रहा है। तो 400 कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो कुल कितने कर्मचारी हैं। तो देखो टी वाले कितने हैं, टी वाले हैं 80%, कॉफी वाले कितने हैं, कॉफी वाले हैं बेटा 40%, और दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 120%, और 120 होना चाहिए था 100, तो एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है 20%। और 20% दोनों में क्या है बच्चे, 20% दोनों में कॉमन है, जिसका मान आपको दे रखा है 400। तो अगर 20% की बात करूंगा, 20 का मान अगर 400 है, तो बच्चे 100% का मान अगर निकालूंगा तो क्या आएगा 400/20, 400/20 गुणा 100। तो यहां पर आप देखो कितना आएगा 2000 टोटल आएगा। टोटल ही पूछ रहा है, टोटल के लिए 100% ही निकालो, उसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है। एक परीक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में पास हुए तो परीक्षा में कितने % विद्यार्थी फेल हुए। तो देखो बॉयज और गर्ल्स की बात करते हैं। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:2। अब मैं पूछूं बताओ, ये तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है, 60% लड़के पास हो रहे हैं, तो बताओ कितने परसेंट लड़के, कितने 60% लड़के पास हो रहे हैं तो कितने % लड़के फेल होंगे 40%। तो बच्चे 40% दोनों में फेल होंगे। पहली चीज। गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स अगर यहां पर 40% पास हुई हैं तो बेटा यहां पर 60% गर्ल्स फेल भी होंगी। तो इसका मतलब यह है कि मुझे पूछ रहा है कितने % फेल हुए, तो मेरा पहली चीज तो मेरा जवाब यह होगा कि मेरा आंसर 40 और 60 के बीच में होगा। तो 40-60 के बीच का मतलब है यह आंसर नहीं होगा, क्योंकि 40 ही है, यह आंसर नहीं होगा, आंसर इन तीनों में होगा। अब कैसे निकालना है, देखो बहुत सारे तरीके हैं, पर नंबर छोटे हैं तो डायरेक्ट करो। 3 गुणा 40 कर लो 120%, ये आ जाएगा। 2 गुणा 60 करो 120%, ये आ जाएगा। और दोनों को जोड़कर कितने लोगों में बांट दो, 5 लोगों में बांट दो। तो अगर 240/5 और 240/5 करोगे तो 48% दोनों में आएंगे फेल वाले। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपए थी, उसका मासिक व्यय 5000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि और बचत में 40% की वृद्धि हो तो खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखो
इनकम 6,000 रुपए है, खर्च 5,000 रुपए है। बताओ बचत कितनी होगी? 1,000 रुपए। यह है बच्चे इनकम, यह है एक्सपेंडिचर और यह है सेविंग। आगे क्या कह रहा है? बोल रहा है अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो। अगर मासिक इनकम अगर 20% बढ़ेगी बच्चे, तो ये बताओ यहां पर 20% की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है आपका? तो अगर मैं 20% की वृद्धि की बात करूं तो यहां पर वैसे अगर आप चाहो तो 100 के हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है, पर 6,000 या फिर एक काम करो जीरो काट दो, सबकी कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। आसान का मतलब थोड़ी आपको इजी लगेगी और कुछ नहीं है। और बाकी आपकी चॉइस है, मैं तो ये कहूंगा कि नंबर इन्हीं को यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 6,000 का 20% 1,200 रुपए, तो इनकम कितनी बढ़ गई? 1,200 रुपए, ये वृद्धि हो गई है। ओके, बचत में कितनी वृद्धि हुई? 40% की। तो 40% अगर मैं निकालूंगा तो 1,000 का 40% कितना हुआ? 400। अब सोचो कि इस बार मैंने 1,200 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं, जबकि मैंने एक्स्ट्रा कितने बचाए हैं? 400 रुपए। तो बाकी बीच का गैप कहां चला गया? तो मैंने 800 रुपए बच्चे एक्स्ट्रा खर्च किए। मैंने 800 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, किस पर? 5,000 पर। तो 800 की वृद्धि ऑन 5,000, तो 5,000 पे 800 की वृद्धि गुणा 100, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, तो 16% यहां पर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 97 में आएगा आंसर ए। 98, श्रीमान एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर, अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो 35 वहां खर्च किया, 5 यहां खर्च किया, कुल मिलाकर 40 खर्च कर दिया। अब बचेगा 60%। जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर कुल 17,600 खर्च किए, तो उसका वेतन क्या है? तो 40% जो खर्च किया वो 17,600 आपको दे रखा है। 17,600 40% के बराबर है, आपको 100% का मान निकालना है। तो जीरो से जीरो कट गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये आ गया 44,000, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके प्रत्याशी 14,000 मतों से विजय घोषित हुआ। जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए पूछ रहा है। तो यहां पर अवैध तो है ही नहीं, तो बेटा दो ही उम्मीदवार हैं, एक को मिला 60 तो दूसरे को मिलेगा 40। अंतर कितना है? अंतर है 20, क्योंकि अंतर ही बताता है कि जीतेगा कौन हारेगा कौन। तो यहां पर 20% मत का अंतर है, और जिसका मान आपको दे रखा है कितना? 14,000। तो बेटा 14,000 20% के बराबर है। अच्छा एक और चीज, अगर क्वेश्चन पढ़ो, जरूरी नहीं है टोटल 100% पूछे, देखो इसमें 100% नहीं पूछा, जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। तो जीतने वाले को कितना मिला? 60%, तो 60 से गुणा करो भाई। 14,000 20% के बराबर है, तो 60% का मान निकालेंगे, 3 बार कटेगा, तो 14 3 42,000 क्या आएगा बेटा? 42,000, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें कुल 7500 मत पड़े, इसमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? बताओ टोटल कितना है? 7500, अवैध कितने हैं? 20, तो बचे कितने? 80%। इसका 80% निकालना है, उसके बाद उसका 45% दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा, क्योंकि यहां पर साफ लिखा हुआ है वैध मतों का 55 पहले को मिल रहा है, जीतने वाले को मिल रहा है, या पहले को मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45। ठीक, तो यहां पर आंसर निकालना है। तो पहली चीज देखो, आंसर ऐसा जो 9 से कटना चाहिए, 45 का तो 9 से कटना चाहिए। आप काट लो कौन सा आंसर है 9 से कटने वाला, ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व करने की नीड नहीं है इसके अंदर, बहुत सारी जगह ऐसी आती है, जिसे अभी तो ऐसे क्वेश्चन इसको आपको देखने को मिले नहीं इसमें, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीवन में। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इनमें से 68 मत अवैध घोषित कर इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया और वह 98 मतों से जीता, तो कुल कितने मत पड़े थे? अब यहां पर देखो, सबसे पहली चीज समझना, 68 मत ये परसेंटेज नहीं है, ये नंबर है। 68 मत अवैध घोषित हुए, ऐसे मान लो टोटल वोट कितने हैं? एक्स, या टोटल 100 मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। टोटल एक्स मान लिया, उसमें से 68 अवैध थे, तो ये हमारे लिए वैलिड हो गए। अब इसका आप देखोगे, इसका ही 52% आपको किसको देना है? जीतने वाले को। तो इसी का 48% किसको मिलेगा? दूसरे वाले को, क्योंकि ये अपने आप में 100 की तरह, यानी 100% की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जिसका हिस्सा निकाल रहे हैं उसको 100% पढ़ लो। तो यहां पर देखो, इनका बीच कितना हो गया? इनके बीच में 4% अंतर आ गया, और यहां पर वैलिड का यानी x माइनस 68 का 4% मान जो है ना, वो आपको दे रखा है किसके बराबर है? 98 के बराबर है। तो आप देखो x माइनस 68, 98 बटा 4,
गुणा 100, काटोगे 4 से कट गया 25 बार। चलो, तो x का मान निकालना है आपको, तो टोटल इनको गुणा कर लो पहले। 25 अठे 200, कैरी 20, 25 नाम 225 और 20 245, ठीक है, और 68 आके जुड़ जाएगा इसमें, तो आ गया 2518, ऑप्शन नंबर ए। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। आगे क्या कह रहा है? एक प्रत्याशी ने 92-61 मत प्राप्त किए, जो डाले गए वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। शुरू से पढ़ो वापस। टोटल वोट आपको नहीं दिए गए, पर टोटल वोट का 75% ने वोट डाले हैं, उसमें से 2% अवैध घोषित हो गए, यानी स्टेप सक्सेसिव चल रही है। क्या चल रही है? सक्सेसिव चल रही है। तो जैसे मान लो टोटल कितने हैं? एक्स, उसका 75% ने मत डाले, तो 75% यानी 75/100। इसमें से 2 अवैध हो गए, तो 98% बचे। ये है हमारे डाले गए वोट, ये है कुल वैलिड वोट, और यहां पर जो आपको मान दे रखा है वो 75% का मान दे रखा है। किसका? वैलिड का 75%। तो बेटा वैलिड का 75% यानी इसका 75% आपको दे दिया है। किसके बराबर? ये मुझे दिया है 92-61 के बराबर। आप चाहो तो काट सकते हो, बेटर है। 3/4 आप पहले से रेशो में ले सकते हो, 3/4 और 49 बटा अगर हम देखें 50। एक्स का मान आ गया 92-61 गुणा 4 गुणा 50 गुणा 4 डिवाइडेड बाय 3 गुणा 49 गुणा 3। काट लो इसको। 3 तिया 9, 9 से काटेंगे हम, 9 एकम 9, भाग जाएगा नहीं, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, ओके। 49 से कट जाएगा सीधा, 49 दूनी 98, 21 हो गया। ये हो गया 200, ठीक है। या फिर एक काम करो, 21 चौक 84, 21 यानी 16,800। 2 इसको दे दो, 100 हो जाएगा। 2 इसको दे दो 8, 21 8 168, 16,200, ऑप्शन नंबर सी। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई। अब बोल रहा है इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए कि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। एक बात बताओ, आपने मिलाई क्या है? आपने मिलाई शुद्धता। तो अगर शुरुआत में आप देखोगे, शुरुआत में अगर मैं बात करूं 50 लीटर हमारे पास है, इसमें 20% क्या है? अशुद्ध है, या मतलब अशुद्धि है। और अब आपको बोला ये अशुद्धि पहले जो 20% थी, अब वो नए वाले में 5 ही % नजर आएगी। तो नए वाले के लिक्विड की मात्रा 50 तो पहले से थी, उसमें एक्स ग्लिसरीन मिला लो, और इसका आप देखोगे 5% आपको प्रश्न में बोला गया। तो इसका 5% वही है जो इसका 20% है। सिंप्लीफाई करो, ये कट गया, 5 से कट गया 4 बार, यह आ गया 200 बराबर 50 प्लस एक्स। एक्स का मान आ गया 150 लीटर। अगला है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 270 रुपए खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। तो क्या बोल रहा है? चाय का पहले वाला भाव और नया भाव दोनों ही निकालने हैं आपको, दोनों ही आंसर पूछे गए। इस क्वेश्चन को रेशो से कर लो, फॉर्मूले से कर लो, या परसेंटेज को पकड़ लो। परसेंटेज क्या है देखो, पढ़ो एक बार, समझना मैं जो समझा रहा हूं। 10% की कमी हुई जिसके कारण 250 ग्राम चाय अधिक आ रही है। तो मेरे बच्चे 10% की कमी की वजह से 250 ग्राम क्या आ रही है? 10% की कमी होने की कारण वजह से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। तो बताओ 100% की कमी हो जाएगी तो कितनी आएगी? तो 250/10, हमेशा 100% निकाल लो ऐसे क्वेश्चनों में। कितना आएगा? अगर मैं देखूं तो 2500 ग्राम, इसका मतलब हो गया 2.5 किलो। यानी इसका मतलब हो गया कि आज वर्तमान में 2.5 किलो आ रही है, कितने रुपए में? 270 रुपए में। तो वर्तमान भाव निकालना है, नया भाव, या वर्तमान की जगह नया लिख लो उसको। तो नया भाव निकालना है, तो नए भाव के हिसाब से आप देखोगे कि 270 रुपए में 2.5 किलो आ रही है। 2.5 का मतलब 5/2 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। काटो उसको, ये कटेगा 54, 54 दूनी 108 रुपए किलो। इसमें और इसमें आंसर है, ऐसे ऑप्शन मैच कर लिया करो। अब ये नया भाव है। अब बताओ, आज अगर 2500 ग्राम है और पहले से 250 ग्राम ज्यादा है, तो पहले 250 ग्राम कम थी। तो अगर मैं बात करूं पुराना
भाव, तो अगर मैं बोलूंगा तो 2250, ये ग्राम ही लिख रहा हूं क्योंकि, या फिर सवा लिख देता हूं मैं, 2.25 किलो कितने में, 270 रुपए में आती थी पहले। तो पहले 1 किलो का भाव क्या था, 270 डिवाइडेड बाय 2.25, 2.25 पॉइंट आया, 2 जीरो लगा दो, 25 या 9 से काटा 25 बार, 9 से काटा 3, 25 से काटा 12 बार, 120, यानी आंसर आएगा 120 वाला, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने के कारण 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। वही कॉन्सेप्ट आ गया। तो बेटा 50% की वृद्धि हुई, तो 50% की वजह से 4 अंडे एक्स्ट्रा मिले। ओके, तो अगर 100% की वृद्धि हो जाएगी तो 4/50 गुणा 100, इसका मतलब हो गया 8 अंडे। तो ये वर्तमान में, आज आपको आज का ही पूछ रहा है, प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है। तो आज कितने अंडे आ रहे हैं, 8 अंडे आ रहे हैं। तो आज 8 अंडे अगर 24 रुपए के हैं बच्चे, तो बताओ 12 अंडे कितने के हैं। तो 24/8, एक अंडा 3 रुपए का हो गया, तो 12 अंडे 12 36 रुपए के हो गए, क्योंकि प्रति दर्जन पूछा है उसने। किसी कॉलेज में छात्र छात्राओं का अनुपात 3:2 है, छात्रों का 20% और छात्राओं का 25% व्यस्क है, आपको देखा है, और उन विद्यार्थियों का परसेंटेज ज्ञात करो जो व्यस्क नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऐसा क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो, तो मेरे बच्चे 3:2 है, तो 80% बॉयज व्यस्क नहीं है और 75% लड़कियां व्यस्क नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है व्यस्क नहीं है और ये व्यस्क दे रखे हैं, तो 100 में से घटा लो। अब मेरे बात सुनो, अभी मैंने आपको बताया था आंसर इन दोनों के बीच में होगा। बताओ बीच में नंबर कौन सा है, 78। करने की जरूरत ही नहीं है, बट करना चाहते हो तो कर लो। 3 गुणा 80 240%, 2 गुणा 75 150%। कितने लोगों में बटेगा, 5 लोगों में। जोड़ोगे तो आएगा 390 डिवाइडेड बाय 5 और आंसर आएगा 78%, ऑप्शन नंबर सी। एबीसी के वेतन में अनुपात क्या है, 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5, 10 और 15 की वृद्धि हो तो बड़े वेतन के अनुपात क्या होंगे। तो सीधा लिखो 1:3:4, 1 रुपए मान लो, 3 रुपए मान लो, 4 रुपए मान लो। इस पे 5% की वृद्धि हुई तो 105%, इस पर आपकी वृद्धि हुई 10% तो 110%, क्योंकि हमेशा हर चीज 100% के आधार पर होती है ना। तो 4 रुपए पहले था तो 115%, ये लो, काट लो इसको। 5 से काटा 21 बार, 5 से काटा 22 बार, 5 से काटा 23 बार, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो 21 अनुपात, ये हो गया 66:92, तो 21, 66, 92, ऑप्शन नंबर सी 107 में। 108 की बात करें बच्चे, तो क्या है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। बेटा यहां रेडियस कितनी बार है, 2 बार, 2 बार चेंज करो। 50% की कमी है तो आप चाहो तो रेशो पे चले जाओ, सक्सेसिव लगा लो, यानी 2 से कितना रह गया बेटा, 1, और 2 बार ऐसा करना है आपको क्योंकि त्रिज्या 2 बार है। तो 4 से 1 हो जाएगा एरिया, और 4 से 1 का मतलब कमी कितने की, 3 की। तो 3 की कमी 4 पर 3/4 गुणा 100, तो बेटा यहां पर आएगा 75% का डिफरेंस आएगा, यानी कमी आएगी 108 में। 109, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, इसमें पहले वर्ष 25% की वृद्धि हो, दूसरे वर्ष में 8% की मतलब कमी हो रही है, घटोतरी लिखा हुआ है, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में इसकी नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो 48,600 पर पहले 25 की वृद्धि तो 125%, उसके बाद 8% की घटोतरी यानी 92%। चलो अब समझना इसको कैसे फास्ट करेंगे। पहली चीज तो समझो, देखो अगर मैं बोलूं यहां पर सब नंबर कट रहे हैं क्या, ये हो गया 10, 8, 18, ये 9 से कट रहा है, तो ऐसा नंबर जो 9 से कटना चाहिए, ये 9 से कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा, ये 9 से कट रहा है, आंसर इन दोनों में है, और नहीं तो इनमें से कोई नहीं है। अब काटा पीटी करें क्या कुछ, एक बार चलो देखो। 48,600 5/4, 125 का मतलब 5/4 होता है। 92 का मतलब 23/25, 25 चौक 100, 2 जीरो कट गई, इसमें से 2 निकाल लो। एक काम करो, 243 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 23,
देखो यहां से कितनी बड़ी चीज निकल कर आ रही है आपके सामने कि अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मेरे हिसाब से देखो यहां से 2 निकाल लिया मैंने, ये ना 486, 2 4 3, 10 आ गया। इकाई अंक क्या आना चाहिए, 0 के बाद 9 आना चाहिए, यानी आंसर आप देख सकते हैं कि आंसर इनमें से कोई नहीं है, यानी नन ऑफ दीज है। बट फिर भी कर लेते हैं एक बार। 23 तिया 69 का 9 कैरी 6, 23 चौक 92 और 6 98 कैरी 9, 23 दूनी सही है ना, 23 तिया 69 का 9 कैरी 6, 23 चौक 92, 92 और 6 98, 8 कैरी 9, 23 दूनी 46, 46 और 9 55 और आ गया 0। तो देखो यहां कितनी बड़ी होशियारी की गई है, ये आ गया हमारे पास। तो आंसर कौन सा है, आंसर है बेटा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये 10 हो गया था और इकाई 9 आना चाहिए था, तो ये इसका आंसर होगा। चलिए, और एक लास्ट प्रश्न हमारा, एक व्यक्ति ने रुपए 72,900 में एक भूखंड खरीदकर उस पर 1,33,1,33,100 रुपए लागत से मकान बनाया। ठीक है, यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक वृद्धि हो और बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों के मूल्य समान होंगे। आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ढंग से देखो, घुमा रहा है आपको। यह बोल रहा है कि व्यक्ति ने 72,900 का एक भूखंड खरीदकर उस पर इस लागत से मकान बनाया। भूखंड के मूल्य में तो 10% की कमी हो रही है, नहीं वृद्धि हो रही है, और बिल्डिंग के मूल्य में 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कितने समय बाद दोनों बराबर होंगे। तो अगर मैं बोलूं यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम बाद दोनों की वैल्यू का क्या रेशो क्या होगा, यहां पर सेम होना चाहिए, ये आपसे कहना चाह रहा है। तो 10% की अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर देखो एक बार 72900, ये वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर टाइम बाद क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। तो ये 10% की दर से बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये अगर मैं लिखूं ऐसे, अगर फॉर्मूले के हिसाब से 1+10/100 होल पावर n, ये आएगा। ऐसे अगर मैं उसकी बात करूं 133100 गुणा 1-10/100 की होल पावर n, ये दोनों एक टाइम बाद क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब इनका रेशो बराबर हो जाएगा, और रेशो बराबर करना है तो बेटा सीधा सीधा इनका वैल्यू निकाल लो ना आप, कि यहां पर इसमें चेंज आ रहा है, उसमें यहां पर वृद्धि और वहां पे कमी हो रही है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 729 अपॉन मैंने किया 1331, ये आ गया हमारे पास। तो आपको यहां बढ़ाना है, देखो दोनों में सब कुछ सेम है, तो 110 यहां पर कितना हो गया, 90। एक तरह से ये है आपके सामने, क्लियर है। तो मैं इसको आसान तरीके से करने जा रहा हूं, बहुत आसान तरीके से समझाने जा रहा हूं, अब सुनना एक बार। तो ये वाला मूल्य जो है बेटा समय के साथ बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, तो आप सुनना एक बार, 10% की वृद्धि हो रही है बेटा, तो 1/10 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, 1/10 हमारे पास हो जाएगा। अब आप देखो कि यहां पर अगर मैं बात करूं, भूखंड खरीदा है, बिल्डिंग का मूल्य अगर मैं देखूंगा तो बिल्डिंग का देखो, तो यहां पर आप बोलोगे कि वैल्यू 10 से क्या हो रही है बेटा, 10 से 11 हो रही है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी एन टाइम बाद। ओके, अगले केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर वैल्यू 10% का मतलब है एन से 11 हो रही है, ये कम हो रही है, 9 आ गई, ये आपको बोला गया है दोनों में। तो ये पहले केस में आपको दे रखा है, ये दूसरे केस में आपको दे रखा है। समय आपको पता नहीं है, लेकिन दोनों चीज में जरूरी क्या है, दोनों में ये वाला कंसेप्ट क्या है बेटा, दोनों में बराबर है। ये कुछ समय बाद इतना हो जाएगा, ये कुछ समय इतना हो जाएगा, लेकिन दोनों केस में आप देखोगे कि दोनों केस में आपके पास ये वाली वैल्यू बराबर है। तो आप बराबर करने के लिए क्या करोगे, ऊपर वाली वैल्यू को 9 की पावर एन से दोनों तरफ गुणा करो, तो जगह 90 की पावर एन अनुपात 99 की पावर एन, और नीचे आप 11 की पावर से गुणा करोगे, नीचे इनको बराबर करना है ना, तो 11 की पावर से गुणा करोगे तो 11 ना, देखो यहां पर अपन 11 से गुणा करेंगे, 11 इंटू यानी 110 हो जाएगा हमारे पास। तो 110 की पावर एन अनुपात अगर मैं बात करूं यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा 99 की पावर एन। ये मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, आप फॉर्मूले वगैरह से लेंदी कर सकते हैं, बट ये आसान हो जाएगा। अब यहां पर आप देखोगे जो मैं कंपेयर करने जा रहा हूं, ये कुछ समय बाद ये बन गया, ये कुछ समय ये बन गया, दोनों बराबर हो गए।
लेकिन अब देखो इन दोनों का जो वैल्यू है उनका रेशियो क्या है, 90 की पावर एन और 110 की पावर एन, ये जो है ना वो बराबर है किसके, अगर मैं बोलूं 72900 और 133, ठीक है 00, 133,100। ओके, अब जरा देखो ये 9 की पावर एन है, ये 11 की पावर एन है, ये 9 की पावर 3 है, ये 11 की पावर 3 है। तो एन का मान क्या निकल कर आया, एन का मान आया 3। तो यहां पर 3 वर्ष बाद ऐसा होगा। तो अगर आप फॉर्मूला वगैरह लगाने जाओगे ना, जो मैंने पहले लगाया था उसमें आप गड़बड़ करोगे 100%, पर यहां पर रेशो पे जाओ, 10% की बात करें 10 से 11 होगा, तो इसका मतलब ये हो गया, और 10 से 11 मतलब समय पता नहीं था इसलिए एन मान लिया, ये 10 से 9 हो जाएगा, समय एन मान लिया। पर दोनों ही केस में जरूरी क्या है बच्चे, दोनों केस में ये वाली वैल्यू बराबर करनी ही। तो मैंने क्या किया, ऊपर 9 की पावर एन से गुणा किया तो ये वैल्यू आएगी, और नीचे 11 की पावर एन से गुणा किया ये वैल्यू आएगी, दोनों बराबर हो गए। अब इन दोनों का रेशो वही होगा जो हमारे इन दोनों का रेशो होगा, और आपको ये चेक करना है कि ऐसा कब हो रहा है। तो ऐसा यहां पर आप देखोगे कि यहां पर दोनों की दोनों वैल्यू जो आ रही है वो किस में आ रही है, पावर 3 में आ रही है। तो एन का मान क्या होगा, 3 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आई थिंक मेरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और 30 के 30 प्रश्न तो मैंने कोशिश की आपको बिना फॉर्मूला बिना मेथड बताए शॉर्टकट तरीके से, जिससे आसान तरीके आप एग्जाम में लगाओ और आपको फायदा मिले। चलिए मैं आपसे विदा चाहूंगा, धन्यवाद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका थर्ड ग्रेड का जो टेस्ट हुआ है उस टेस्ट की आज हम थोड़ी आंसर की जो है वो डिस्कस करेंगे। और आंसर की में हम साइंस के पर्सन डिस्कस करेंगे, और साइंस में आज हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन ले रहे हैं। तो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन जो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, और किस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, और साथ में हम क्या है चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे कि किस ऑप्शन के अंदर कौन सा उत्तर सही है, या किस ऑप्शन में आपको कौन सा करना चाहिए था, कौन सा नहीं करना चाहिए था, और कौन सा ऑप्शन किस क्वेश्चन के अंदर आता है, वो थोड़ा हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे पहले अपना जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, और वो क्या है, लो चूर्ण। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो लो चूर्ण और सल्फर डाई, ये सल्फर पाउडर के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग करना चाहिए। पहला प्रश्न अपना ये कि हमारे पास क्या है, एक तो लोहा है और एक क्या है, सल्फर है, ये दो हैं, और ये दो मिक्स है यानी इनका मिश्रण है, इनको हमें अलग करना है। अब देखो कहीं पर भी अगर लोहा आ जाए ना किसी के साथ मिला हुआ, तब तो याद रखना इसके लिए तो हमेशा क्या आएगी, चुंबकीय पृथक्करण विधि आएगी, साथ में क्या आएगी, चुंबकीय पृथक्करण विधि तो आएगी इसके अंदर, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस तरह से अगर किसी धातु के साथ आ जाता लोहा ना, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है। तो इसमें चुंबकीय पृथक्करण दे रखा है, ये तो रहेगा। इसमें साथ में क्या आ गया, सल्फर दे दिया, सल्फर। और सल्फर जो होता ना, ये क्या है, कार्बनिक विलायकों में विलय है, या कहते हैं कि अध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। और यहां पर हमें एक ऑप्शन वो दे रखा है, देखो ये कार्बन डाइसल्फाइड विलायक, कार्बन डाइसल्फाइड विलायक ये दे रखा है। और ये कार्बन डाइसल्फाइड विलायक में ये सल्फर घुल जाता है इसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में। तो क्या करेंगे, इस लोहे और सल्फर वाले मिक्सर को कार्बन डाइसल्फाइड है इस सोलवेंट में डिजोल्व कर लेंगे। और डिजोल्व करने के बाद क्या होगा, लोहा तो इसमें डिजोल्व होगा नहीं, क्या होगा, केवल सल्फर इसमें घुल जाएगा। और घुलने के बाद क्या करेंगे, इस पूरे मिक्सर को फिर फिल्टर पेपर से हम छान लेंगे। और छानेंगे तो लोहा वाला पार्ट क्या है, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ घुलकर सल्फर के नीचे आ जाएगा हमारे पास। तो सल्फर अलग हो गया, लोहा क्या गया, अलग हो गया। इसका मतलब इस मिश्रण को अलग करने के लिए हमने क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका भी यूज हो सकता है, और चुंबकीय पृथक्करण से भी इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो इससे हम चुंबक वाले पदार्थ यानी लोहे को अलग कर लेंगे, और इससे हम सल्फर को अलग कर लेंगे। इसका मतलब दोनों का यूज कर सकते हो आप। तो यानी हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 3, यानी इसका चौथा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि 1 और 3 दोनों इसके अंदर उत्तर में आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो एक इसमें लिखा है प्रभाज्य आसवन। प्रभाज्य आसवन में आप याद रखो, एक तो
एल्कोहल का पृथक्करण प्रभाजी आसवन से करते हैं। पेपर में देखो दो ही इसके एग्जाम्पल मेन है, वही आते हैं प्रभाजी आसवन में। एल्कोहल के पृथक्करण के लिए प्रभाजी आसवन काम में लेते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों को अलग अलग करना हो तब भी कौन सी लेते हैं, प्रभाजी आसवन काम में लिया जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें पहला और चौथा, यानी ये पहला और तीसरा, यानी इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न 112वां। 112वें में क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन फ्री स्टेट में किस में मिलेगा। अब देखो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस में क्या है, प्राकृतिक गैस में मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन होता है, या कहते गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। साथ में इसमें कुछ मात्रा में हाइड्रोजन भी होती है, लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं होती, वो अणु के रूप में रहती है। पेट्रोलियम पदार्थ है, इसके अंदर मुख्य रूप से एल्केन या इनको बोलते गैसोलीन बोलते हैं, गैसोलीन होते हैं जिनके अंदर अलग अलग कार्बन होते हैं। कार्बन की संख्या 8 से लेकर कार्बन की संख्या 20 तक के, उसके बीच में क्या पेट्रोल आएगा, फिर डीजल, फिर केरोसिन, पेट्रोल केरोसिन, उसके बाद डीजल, ये आएंगे। कार्बन संख्या लगभग 8 से लेकर 20 तक के, तो वो क्या गैसोलीन वाला पार्ट है, तो वो पेट्रोलियम पदार्थ, उसमें हाइड्रोजन वाला पार्ट नहीं है। पानी के अंदर हाइड्रोजन के H2O के रूप में है, तो यहाँ भी मुक्त अवस्था में नहीं है। तो हाइड्रोजन फ्री चाहिए, और फ्री कहाँ होती है, वो सूर्य में। और सूर्य में कहते हैं कि जो भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, मिलने वाली अभिक्रिया, वहां पर क्या है, और ये कहते हैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ब्रह्मांड में, वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन जो है ये क्या है, इस प्रकार से सूर्य में कहते हैं कि हाइड्रोजन के ऐसे 4 परमाणु मिलकर और हीलियम का 1 परमाणु का निर्माण करते हैं, इस तरह से। और ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, और इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। इसलिए सूर्य के अंदर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, और वहां पर हाइड्रोजन जोड़ते हैं और हीलियम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कहां पर, सूर्य में क्या हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, इसमें सूर्य हो जाएगा। इसके बाद देखो अपना अगला 113वां, और 113वें में क्या है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है। अब देखो ये बीच में एक क्वेश्चन अपना बायोलॉजी का आ गया, चलो बायोलॉजी का डिस्कस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कहते हैं केंद्रक में डीएनए होता है, पता है सबको, आप केंद्रक में डीएनए, कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, ये बोलते स्वायत्त अंग है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए होता है इसमें, तो इसके अंदर भी डीएनए किस में नहीं है, पेरोक्सिसोम में डीएनए नहीं है। किस में नहीं है, पेरोक्सिसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा इसमें, ए हमारा क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। पेरोक्सिसोम में कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता है। ये बीच में एक बायोलॉजी का आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न केमिस्ट्री का, और क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। अब देखो मिश्रण के मैंने आपको 2 प्रकार लिखाए हैं, एक लिखाया है समांगी और एक क्या लिखाया आपको मैंने, विषमांगी लिखाया है। एक समांगी और एक विषमांगी लिखाया है। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था और एग्जाम्पल भी लिखाए ना, लगभग वही है। और समांगी मिश्रण में मैंने क्या लिखाया था कि आप उसको देख के, उस मिश्रण के बारे में पढ़ के, और आप बता सकते हो कि समांगी कौन सा है और विषमांगी कौन सा है। एग्जाम में एग्जाम्पल ही आएंगे। और समांगी में क्या है, जिस मिश्रण को देख के और आप ये सोचो कि आपको दूर से ये पता नहीं चले देखने से कि उसके अंदर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं। जैसे हम पानी में चीनी बोल दें, तो हम दूर से देख के पानी को बता नहीं सकते इसमें चीनी घुली है या नमक घुला हुआ है। तो वो कौन सा समांगी है, जिससे देखने से बिल्कुल स्वच्छ पारदर्शी बने, हर पदार्थ हर जगह समान रूप से घुला रहे, वो समांगी। और विषमांगी में मैंने क्या बताया था, जिस मिश्रण को आपको देख के यूं लगे कि हम इसको देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर 2 या 2 से अधिक पदार्थ पहले से मिले हुए हैं। तो देख के अगर देखने से पता लग जाए तो वो कौन सा होता है, विषमांगी होता है। और मैंने कहा था एक तो देखो पित्तल किस में आता है, पित्तल आता है मिश्र धातुओं में, एलोज। और मैंने कहा था मिश्र धातुएं जो होती है ना, जब एक दूसरे को मिलाते हैं तब क्या एक दूसरे के अंदर बिल्कुल पूर्णतः क्या मिक्स हो जाती है। दोनों 2 या 2 से अधिक धातु मिलेगी ना, तो उन धातुओं के हर पार्ट हर भाग में बिल्कुल क्या रहते हैं, समान। और मैंने आपको अलग से लिखाया था और इसको अंडरलाइन भी करवाया था मैंने कि मिश्र धातुएं हमेशा समांगी मिश्रण बनाती है, तो ये समांगी है। पानी में चीनी का घुलना, ये भी क्या है, ये भी समांगी है। पानी में चीनी का घुलना, पानी में नमक का घुलना, ये समांगी मिश्रण है। वायु और ये मैंने
10 बार अंडरलाइन करवाई थी। वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि वायुमंडल में हर गैस समान रूप से फैली रहती है। मैं खड़ा हूं, मेरे पास जितनी ऑक्सीजन है उतनी आपके पास भी है, तो इसका मतलब वायुमंडल क्या है, समांगी मिश्रण है। अब विषमांगी पूछा है, दूध है, दूध क्या है, ये विषमांगी है, इसके अंदर क्या है, वसा पार्टिकल घुले रहते हैं, और दूध होता है कोलाइडी विलियन। दूध क्या होता है, ये कोलाइड है, क्या है ये, एक कोलाइड है। और कोलाइड की हमेशा प्रकृति क्या होती है, पीछे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो कोलाइड की प्रकृति होती है, तो कोलाइड की नेचर क्या होती है, हमेशा विषमांगी होती है, इसलिए दूध क्या है, विषमांगी है। इसलिए हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये दूध। हमारा इसमें सही उत्तर कौन सा है, दूध है, यानी दूध एक विषमांगी मिश्रण है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न 115 बड़ा क्वेश्चन लिखा है, और इसमें एग्जाम में देखो इसी पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े बड़े आते हैं, ताकि बच्चा पढ़ते पढ़ते लास्ट पहुंचे ना, तो पहली वाली लाइन ही भूल जाए। और पहले सबसे पहले तो यहाँ आइए, असत्य कूट का चयन कीजिए, और लास्ट में पहुंचते पहुंचते पता नहीं चलता कि सत्य पहचानना है या असत्य पहचानना है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को धैर्य से पढ़े, आराम से, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ के फिर आराम से जवाब दे। देखो, निम्न में से असत्य कथनों के कूट का चयन कीजिए। अब सबसे पहले आपको चेक करना है, क्या निकालना है, असत्य कथन कौन सा है वो देखना है। अब इस पे फोकस रखो, असत्य। अब आपको ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट को देख के बताना है कि सही कौन सा और गलत कौन सा है। देखो, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, सही है, सही बात है। यानी एल्कोहल में क्या बोलते हैं, आयोडीन बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन। आयोडीन के पार्टिकल घूमते रहते हैं, इसमें आयोडीन विलय और एल्कोहल विलायक होता है, सही बात है ना। एल्कोहल है, इसके अंदर हमने क्या करते हैं, आयोडीन के पार्टिकल इसके अंदर मिला देते हैं, आयोडीन घुला हुआ है, और ये है एल्कोहल, ठीक है ना, एल्कोहल। इसका मतलब एल्कोहल विलायक और आयोडीन क्या है, विलय पदार्थ। ये पहला पॉइंट सही है। दूसरा क्या है, वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, सोडा जल, ठीक है, कोक, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते ही हो, इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है, तरल विलयन में गैस के रूप में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलायक और जल विलय। ये बात गलत आ गई। अब यहाँ CO2 वो विलय है और जल क्या होता है, विलायक, ये बात गलत आ गई यहाँ। उसके बाद देखो तीसरा, कि विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। विलयन क्या है कि विषमांगी मिश्रण है। अब देखो, विलयन एक विषमांगी मिश्रण है नहीं है, विलयन समांगी भी हो सकता है। विलयन क्या है, समांगी भी हो सकता है। इसका मतलब ये बात भी गलत है। अगर यूं होता ना, विलयन समांगी और विषमांगी हो सकता है, तब तो सही होता, विलयन समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। तो यानी ये दोनों चीजें गलत है और एक ये सही है। हमें क्या पूछा है, असत्य पूछा है। तो पेपर में है ना, आप टिक कर लिया करो, जो सही उसको गुड लगा लिया करो, गलत उसको क्रॉस कर दिया करो। उसके बाद चेक करो, असत्य पूछा है, और असत्य कौन सा है, दूसरा और तीसरा। तो 2 और 3 कौन सा है, 2 और 3 दोनों। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया, ये बी, 2 और 3, इसमें उत्तर हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद देखो अपना अगला 116वां क्वेश्चन 116, पुराने चित्रों का संरक्षण। अब देखो, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पहले भी आ गया। पुराने चित्रों का संरक्षण किस ऑक्सीकारक के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है, और इसको तो याद ही कर लो आप। पुराने चित्र कहीं पर भी नाम आ जाए, पुरानी पेंटिंग, उसको साफ करने के लिए, या पुरानी पेंटिंग है ना, उसके ऊपर क्या है, सल्फाइड। पुरानी पेंटिंग जो है कई बार क्या काफी लंबे समय तक पड़ी रहे ना, तो उसके ऊपर काली काली हो जाती है। कई बार पूछते हैं, पुराने समय तक पेंटिंग पड़ी रही तो पेंटिंग ऊपर से काली हो जाती है, किससे होती है, उसके ऊपर क्या है, सल्फाइड का लेप होने के कारण उस पर क्या है, सल्फाइड की परत बन जाती है। और उस सल्फाइड की परत को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वो कौन सा है, ये रहा H2O2। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं पुरानी पेंटिंग पर से सल्फाइड वाली परत हटाने के लिए। तो ये ऑक्सीकारक के रूप में, अब ध्यान रखना यहाँ आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी सिलेबस में, तो अगर आ जाए ना, दोनों के रूप में काम करता है, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में काम करने वाला H2O2, ये दोनों के रूप में काम करता है। और यहाँ किस रूप में काम करता है, ये ऑक्सीकारक के रूप में यहाँ काम करता है। बाकी जल है, जल से साफ नहीं होगा। ये एसिड है, एसिड से वैसे पेंटिंग क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब देखो इसके बाद ये अपना अगला प्रश्न 117वां, कौन सा यौगिक एल्काइन मतलब C∼C के बहुलीकरण से प्राप्त नहीं होता है, नहीं होता है,
अब देखो, अगर पहला है बेंजीन, बेंजीन तो प्राप्त होता ही है इस तरह से, एसिटिलीन के 3 अणु जुड़ जाएं तो क्या बनाएगा, बेंजीन बना देगा ऐसे, अधिक ताप और दाब पर। मेसिटिल ऑक्साइड, अब देखो एल्काइन में तो यही है, ओ तो है ही नहीं ऑक्सीजन, तो यहां लिखा है मेसिटिल ऑक्साइड, ये नहीं होगा। ये वाइनिल एसिटिलीन ये बन सकता है, मेसिटिलीन ये भी बन सकता है, मेसिटिलीन भी। क्या नहीं बन सकता, ऑक्साइड वाला। तो एल्काइन के बहुलीकरण से प्राप्त नहीं होता, कौन सा नहीं होता, मेसिटिल ऑक्साइड प्राप्त नहीं होता है। इसका सेकंड उत्तर हमारा क्या है, सही है, इसको हम इससे प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखो ये भी याद कर लो साथ में कि एल्काइन और एल्काइन का अगर बहुलीकरण करवाएं तब बेंजीन बन सकता है, वाइनिल एसिटिलीन बन सकता है और मेसिटिलीन भी बन सकता है। और याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, अधिक ताप व दाब पर एसिटिलीन, ये क्या है, ये एसिटिलीन, कि एसिटिलीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, बेंजीन का निर्माण होता है। कई बार डायरेक्ट ये भी पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला 118वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से असत्य कथन है, इसमें से गलत कौन सा है, वापस देख लो वही आ गया, असत्य कथन छांटना है। अब गलत कौन सा, देखो सबसे पहले देखो कि वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। अब देखो समस्या आ गई कि टिंडल प्रभाव होता क्या है। अब देखो मेन तो ये गुण होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, कि कोलाइडी विलयन पर अगर आप लाइट डालोगे ना तो उस लाइट डालने से कोलाइडी कण जो हैं वो आपको क्या चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रभाव को बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम से टिंडल प्रभाव बोलते हैं। और वास्तविक विलयन जो होता है उसमें कणों की साइज बहुत छोटी होती है, 1 नैनोमीटर से कम होती है, इसलिए उससे प्रकाश का फिर प्रकीर्णन या विक्षेपण ये अपवर्तन वगैरह होता नहीं है। और प्रकाश का अगर इस रिफ्लेक्शन परावर्तन नहीं होगा तो कण चमकते हुए दिखाई देते नहीं है, इसलिए वास्तविक विलयन ये प्रभाव नहीं दर्शाता है। तो वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, ये बात सही है, सही बात है ये, ठीक है ना। इधर लगा देता हूं तो आप इसको उत्तर सही मान लोगे, ये बात सही है, प्रदर्शित नहीं करता। दूसरा, कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, मैंने अभी कहा था कोलाइडी विलयन का मेन गुण है ये, तो ये दर्शाता है, ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, निलंबन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। अब देखो हिसाब से तो है ना, अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट देखें तो निलंबन टिंडल प्रभाव दर्शाता नहीं है, लेकिन जब सॉल्यूशन बनाए ना निलंबन, तब उसमें मिट्टी के पार्टिकल, जैसे मिट्टी घोलते पानी में, तब वो पार्टिकल थोड़े घूमते रहते हैं, उस अवस्था में अगर लाइट डालें ना तब थोड़ा दर्शाता है टिंडल प्रभाव। लेकिन उसको स्थिर रख दें, स्थिर रख दोगे तो निलंबित कण जो हैं वो के पेंदे के अंदर नीचे क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, सस्पेंशन जो है नीचे बैठ जाएगा पेंदे में, और पेंदे में बैठने के बाद कण रहेंगे नहीं सॉल्यूशन में, नीचे बैठ गए तो उसमें से लाइट जाती रहेगी, उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो टिंडल नहीं दर्शाएगा। तो कुछ देर रख देना तब निलंबन टिंडल दर्शाता नहीं है, लेकिन अगर ताजा बना हुआ है तब क्या टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो क्या है, निलंबन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, ये चीज गलत हो गई, ये गलत। तो निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, तीसरा, तीसरा जो आ गया इसका असत्य कथन हो गया। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, इसको हम सी मानेंगे, सी, ठीक है। इसके बाद देखो अगला 119, 119 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड या कोलाइड्स का उदाहरण है, इसमें से कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल कौन सा है। और मैंने आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाए हैं, और इसमें कोलाइडी विलयन के मैंने 8 प्रकार लिखाए हैं आपको, और 8 प्रकार में हर प्रकार में मैंने आपको एग्जाम्पल लिखाए हैं, और एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। कई बार है ना एग्जाम्पल पूछते हैं, और यहाँ पर तो आपको मिला के पूछ लिए कोलाइडल का सोल्यूशन का एग्जाम्पल कौन से, सब मिला के पूछे हैं, मैंने आपको अलग अलग लिखाए हैं किस में क्या घुलेगा, कौन सा बनेगा, है ना। तो अब देखो, वाहनों से निकलने वाला धुआं, अब आपको पता है धुआं जो होता है ना वो कोलाइडी विलयन है, किसमें, गैस में ठोस का, है ना। तो इसमें क्या है, प्रक्षेपण गैस में प्रक्षिप्त ठोस, मैंने लिखा है ऐसे एग्जांपल। शेविंग क्रीम भी है, ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। पनीर भी बताया था मैंने, पनीर भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। बादल, बादल, कोहरा, हुमास, ऐसा ना लिखा है, धुंध वगैरह, ये सारे क्या है, ये भी गैस में दर बह के कोलाइडी विलयन लिखाए हैं, ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब में क्या लिखा है, कौन सा कोलाइड है, उदाहरण कौन से हैं, तो ये भी कोलाइड का एग्जाम्पल है, ये भी कोलाइड का एग्जाम्पल है, ये भी कोलाइड का एग्जाम्पल है, और ये भी कोलाइड का, चारों कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, तो सही उत्तर हो गया डी, 1 2 3 4 हमारा
बिल्कुल सही उत्तर आ गया। इसके बाद देखो अपना 120वां प्रश्न, 120वां, और 120वें में क्या है, मैंने ये कल परसों में बताया था आपको कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। अब देखो क्रोमेटोग्राफी की यूज बताए हैं, और यूज में है ना, जहां पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम हो उनको अलग अलग करना हो तो क्रोमेटोग्राफी को यूज में लेते हैं, ये लिखाया था मैंने। और क्रोमेटोग्राफी विधि जो है वो अधिशोषण पे काम करती है। किस पर? अधिशोषण के सिद्धांत यानी एडजॉर्प्शन पे बेस्ड है। ये पेपर में बहुत बार पूछते हैं किस पे काम करती है, तो अधिशोषण पे काम करती है। अब अगर यहाँ प्रश्न देता तो मैं लेता अधिशोषण वाला, लिखता सबसे पहले यहाँ प्रश्न कि क्रोमेटोग्राफी विधि किस सिद्धांत पे काम करती है, यहाँ ये प्रश्न लिखता मैं एक जरूर, तो किस पे काम करती है? अधिशोषण पे। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा आपसे? इनके पृथक्करण पर किस किस को हम क्रोमेटोग्राफी विधि से अलग कर सकते हैं, और मैंने लिखा है आपको, देखो डाई, रंगों को अलग करना, तो डाई में से रंगों को अलग करना, ये सही है, क्रोमेटोग्राफी का यूज है ये। दूसरा है प्राकृतिक रंगों, रंग कोई भी आ जाए, पिगमेंट अलग करना, रंगों को अलग करना, पिगमेंट अलग करना, डाई अलग करना, स्याही अलग करना, सारे क्या है? क्रोमेटोग्राफी की सहायता से कर सकते हैं। रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना, ये भी क्रोमेटोग्राफी का यूज है। धातु शोधन के दौरान लोहे को अलग करना, ये क्रोमेटोग्राफी की बस की बात नहीं है, लोहे को अलग करना है, तो इसके लिए फिर क्या अलग से भौतिक और रासायनिक विधियां अलग से हैं, तो इसको हम क्रोमेटोग्राफी से अलग नहीं कर सकते। क्या लिखा है? कौन सी क्रोमेटोग्राफी संबंधित है? अब ये भी संबंधित है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। संबंधित पूछा है, ध्यान रखना कौन सी है? 1 2 3 संबंधित है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा होगा? केवल 1 2 3, ये क्रोमेटोग्राफी से क्या है? रिलेटेड है। तो हमारा उत्तर हो गया 1 2 3, यानी पहला ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न 121 का, विद्युत बल्ब एलिमेंट पढ़ाए ना मैंने, गैस से पढ़ाई है, तब आपको दिखाया था किस गैस का कहां यूज करते हैं। विद्युत बल्ब को भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन गैस को काम में लेते हैं? लाइट जो बल्ब है ना उसके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, तो हमने बताया था कौन सी गैस? आर्गन। कौन सी भरते हैं? आर्गन गैस का यूज करते हैं, और कुछ मात्रा में इसमें नाइट्रोजन भरते हैं साथ में। दोनों क्या है? इनर्ट या निष्क्रिय गैस होती है। तो विद्युत बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इनके अंदर क्या है? इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस से भरी जाती है, विद्युत बल्ब और ये ट्यूबलाइट में। कई बार है ना दुकानों के बाहर शाइनिंग बोर्ड लगे रहते हैं चमकीले से, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? उसमें होती है नियोन, याद रखना, अलग अलग कलर के होते हैं, तो वो नियोन है। बल्बों में, ट्यूबलाइट में क्या? आर्गन है। और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस वो कौन सी है? आर्गन ही है। इसलिए इन गैसों के मिक्सर को आर्गन मिक्सर बोलते हैं। तो आर्गन और नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन भर दोगे तो पटाखा बच जाएगा बल्ब का, ये ज्वलनशील गैस। वापस हाइड्रोजन, इसको भी काम में नहीं ले सकते। ऑक्सीजन, ये जलाने में सहायक है। तो अंदर जो बल्ब के अंदर फिलामेंट है ना, फिलामेंट किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। अगर O2 भर दोगे ना तो क्या करेगा? O2 उसको जला देगा। तो कई बार देखते हो ना बल्ब, जैसे हम कई बार अचानक लाइट में लगाते हैं, लगाते क्या है? वो फ्यूज हो जाता है, लगाते तुरंत अंदर से काला हो जाएगा और फ्यूज हो गया, तो हम बोलते हैं अचानक फ्यूज कैसे हो गया? तो उसके अंदर कुछ मात्रा में, जैसे एक बुलबुला, एक जैसे थोड़ा सा मात्रा में उसके अंदर ऑक्सीजन गैस रह गई, लगाते तुरंत क्या है? वो रिएक्शन करके उस फिलामेंट को यानी उसको हटा देता है, वहां से जड़ा देता है, उस झड़ जाएगा उससे, तो इससे क्या है? खराब हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को काम में नहीं ले सकते। किसको काम में लेते हैं? आर्गन और नाइट्रोजन को यूज करते हैं। किसमें? विद्युत बल्ब और किसमें? ट्यूबलाइट वगैरह में आर्गन और नाइट्रोजन गैस को काम में लिया जाता है। फिर देखो अगला, ये अपने बायोलॉजी के आगे शुरू हो गए। इसके बाद ये फिजिक्स से शुरू हो गए। तो ये अपने एक पर्सन, ये 2 3 4, फिर ये 5, फिर 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, ये बायोलॉजी का, फिर ये 9, फिर 10। तो अपने 10 क्वेश्चन थे आज ये केमिस्ट्री वाले पार्ट के, बिल्कुल इजी प्रश्न थे, ठीक है ना। अब की बार जो टेस्ट होगा उसमें थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड और बढ़ाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको देख के करके आपको मजा भी आएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे वाले टेस्ट के लिए बढ़िया तैयारी करो, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है 2.0, उसके जो साइंस मैथ का पेपर हुआ था उसके फिजिक्स वाले पार्ट के सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो 123 से स्टार्ट होते हैं। देखो पहला प्रश्न,
क्या है, एक बल F क्षेत्र A पर लग रहा है। यदि बल को आधा और क्षेत्र को दुगुना कर दिया जाए तो परिणामी दाब प्रारंभिक दाब का कितना हो जाएगा, यह प्रश्न पूछा गया। देखो हम दाब कैसे लिखते हैं, दाब बराबर बल बट्टे क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल लिखते हैं। अब क्या है, बल को हम F डिनोट और क्षेत्रफल को एरिया। अब क्या है, उसका बल कितना हो जाता है, कितना, आधा, और उसका क्षेत्रफल एरिया कितना कर देंगे, 2a कर देंगे। तो दाब पूछा है, हमारा नया दाब क्या हो जाएगा, F बट्टे 2 गुणा 2a, सूत्र मान रखेंगे तो आ जाएगा ये F बट्टे 4a, ये आपका क्या है, P है, तो ये क्या आ गया, P/4, मतलब कि क्या बोलेंगे, एक क्या जाएगा, चौथाई, एक चौथाई हो जाता है। ऑप्शन देखो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी कण का पर परिणामी बल शून्य दे रखा है, क्या दे रखा है, परिणामी बल शून्य दे रखा है, तो आपको देखना है कि क्या होता है। देखो हम कैसे लिखते हैं बल, F बराबर क्या लिखते हो आप, ma से, बल क्या होता है, F बराबर ma लिखते हैं। ये दिया है बल कितना दे रखा है, शून्य दे रखा है, ma, a क्या होता है, a बराबर क्या कैसे लिखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर होता है, वेग में परिवर्तन की दर होता है, क्या, त्वरण, ये क्या आपका त्वरण। तो कैसे लिखोगे आप, m वेग में परिवर्तन कैसे लिखोगे, dv, और दर इस प्रकार से क्या जाएगा 0, तो क्या जाएगा dv बराबर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हम कैसे लिखते हैं, वेग में परिवर्तन कितना है, शून्य है, वेग में परिवर्तन कितना है, शून्य है। ऑप्शन देखो है क्या कोई ऐसा, वेग शून्य होगा, नहीं होगा, संवेग शून्य नहीं होगा, विस्थापन परिवर्तन शून्य नहीं है, वेग में परिवर्तन शून्य होगा। ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, एक गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है, प्रतिक्रिया बल आपसे क्या पूछा है, प्रतिक्रिया, एक टेबल है, ये कोई टेबल है और इस पर एक कोई गुटका रखा हुआ है, तो इस गुटके द्वारा टेबल पर बल लगता है नीचे की तरफ, और क्या पूछा है, प्रतिक्रिया बल पूछ रहा है। अगर बल F है तो इसका क्या है, ये प्रतिक्रिया बल किसके द्वारा लगाया जाता है, प्रतिक्रिया बल किसके द्वारा, टेबल द्वारा ऊपर की तरफ, टेबल द्वारा ऊपर की तरफ। देखो ऑप्शन कौन सा है, नीचे की ओर टेबल द्वारा नहीं, टेबल द्वारा ऊपर की ओर ही लगता है, नीचे की ओर गुटके द्वारा प्रतिक्रिया पूछ रहा, वो क्रिया है, ऊपर की ओर गुटके द्वारा ये नहीं है, ये ऊपर की ओर टेबल के द्वारा। ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एक वस्तु है, एक तरफ उसको 4 न्यूटन बल लग रहा है, एक लग रहा है 3 न्यूटन का बल लग रहा है, दूसरी तरफ विपरीत दिशा में कार्यरत है, देखना विपरीत दिशा में कार्यरत है, तो क्या आ जाएगा, एफ नेट पूछा है आपसे, एफ नेट कितना हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, बलों में अंतर से हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बल क्या है, विपरीत दिशा में है, तो क्या आ जाएगा, बलों में अंतर है, कितना आ जाएगा 4 - 3 कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। एक दिशा में होते तो जुड़ जाते, विपरीत दिशा में हैं तो घट जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में, देखो समान त्वरण है, 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वस्तु पर आरोपित बल ज्ञात करना है। अपन को पता है बल का सीधा सा सिंपल फॉर्मूला, बल बराबर F बराबर ma लिखते हैं।
एम दिया है, एम कितना दिया इसका 100 kg। ए अगर हमें पता होता, ए पता होता तो हम ये याद कर सकते हैं। ए पता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय, ऐसा ही लिखते हैं त्वरण को। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय लिखते हैं। वेग में परिवर्तन कितना है? v2 माइनस v1 बट्टे टी। देखो v2 कितना है 8, कितना है 8, और v1 कितना है 5। ये क्या है? प्रारंभिक वेग है। ये क्या है? अंतिम वेग v2 हो जाता है। कितना हो जाएगा? t कितना हो जाएगा? समय कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 3/6, मतलब कि 1/2 मीटर बट्टे सेकंड का स्क्वायर। अब आपको पता है F बराबर एम ए, एम कितना है 100 kg और ए कितना है 1/2। ऑप्शन आ गया आपका, उत्तर आ गया 50 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। उत्तर देखो कौन से में है? 100 न्यूटन नहीं है, ये रहा बी है 50 न्यूटन। 50 न्यूटन है और ऑप्शन 500 100 न्यूटन एक से ही है, ए और डी। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? बी 50 न्यूटन। अगला प्रश्न देखो, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए। भाई दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है। प्रारंभिक दूरी थी r, द्रव्यमान m1 m2 मान लेते हैं, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? देखो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F किससे लिखते हैं हम? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि दूरी r को क्या कर दिया उसने? दुगुना। कितना कर दिया? दुगुना। दूरी को दुगुना करने पर आपका एफ डैश कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जी m1 m2 बट्टे ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? जी m1 m2 बट्टे 4r स्क्वायर। ये क्या है आपका? ये आपका f है। कितना आ जाएगा? f/4, f/4। ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन आपका डी है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 kg है, जब इस वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाता है? देखो वस्तु है पृथ्वी की सतह पर है, उसको अगर हम कहाँ ले जा रहे हैं? उसको चंद्रमा पर ले जा रहे हैं, तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस क्या परिवर्तन होगा? उसका भार चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? भार चेंज हो जाएगा। तो क्या है? द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं। तो क्या होगा परिवर्तन? भार बदल जाता है, भार बदल जाता है। तो द्रव्यमान कितना था? 10 kg। तो चंद्रमा पर ले गए तो उसका कितना हो जाएगा? 10 kg ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 130, कह रहा 1 kg द्रव्यमान का एक पत्थर एक ट्रेन के फर्श पर 1 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण के साथ गिर रहा है, तो पत्थर पर कार्यशील कुल बल देखो क्या है? m दे रखा आपको कितना है? 1 kg दे रखा है, और त्वरण दे रखा है 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर दे रखा है, 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब देखो गिर रहा है तो क्या ट्रेन का हमें को वेग वगैरह नहीं दे रखा कि वस्तु का ही गिर रहा है, कि वस्तु गिर रही है ट्रेन से, उसका त्वरण दे रखा है। तो हम सीधा ही लगा सकते हैं F बराबर एम ए है हमारा बल। एम कितना? 1 kg है, ए भी 1 है, तो कितना बल आ जाएगा? 1 न्यूटन बल आ जाएगा। 1 न्यूटन कुल उस पर कार्यरत बल है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला ये बायोलॉजी से संबंधित है। अगला देखो, पृथ्वी और उसके पृष्ठ पर रखी किसी 1 kg वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिणाम क्या होगा? देखो गुरुत्वीय बल हम कैसे लिखते हैं? एफ जी। गुरुत्वीय बल कितना हो जाएगा? जी एम पृथ्वी के लिए, और ये पिंड रखा हुआ है बट्टे आर स्क्वायर। आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। आर ही क्या है? रेडियस ऑफ आपकी अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है। आपको कितना दे रखा है? एम ई भी दे रखा है। कितना दे रखा है? एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg। स्मॉल एम दे रखा है 1 kg। आर ई दे रखा है पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻
कितना दे रखा है 6 मीटर, और जी का मान हमें पता है क्या होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे केजी का स्क्वायर। इन सब का मान रखोगे आप, इसमें इन सब का मान रखोगे 6.67 गुणा 10 की घात -11। एम ई कितना है 6 गुणा 10 की घात 24। एम स्मॉल एम कितना है 1 kg, और ये कितना है 6.4 गुणा 10 की घात 6 का स्क्वायर। इनको सबको सोल्व करोगे, काट फिर आएगा 9.8 न्यूटन, सॉरी 9.8 न्यूटन। कितना आ जाएगा बल 9.8 न्यूटन आ जाएगा। ये करना, कैलकुलेशन करना आ जाएगी तो आपके लगभग 9.8 न्यूटन बल उस 1 किलोग्राम वस्तु पर कार्यरत है। अगला देखो, अगला दे रखा है 9.8 न्यूटन भार की एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्यरत है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा। क्या पूछा है, त्वरण पूछा है। देखो सबसे पहले भार दे रखा है, भार को W से डिनोट करते हैं और mg के बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। भार कितना दे रखा है 9.8 न्यूटन दे रखा है, और m हमें पता नहीं है, m हमें पता नहीं है, और g का मान हम जानते हैं 9.8 होता है। यहाँ से m का मान निकालोगे आप तो 9.8 बट्टे 9.8 कितना आ जाएगा 1 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 kg आ जाएगा। अब देखो उस पर बल कितना लग रहा है। देखो वस्तु का भार दे रखे 9.8 न्यूटन, और ये उस पर बल का कितना कार्यरत है F बराबर 5 न्यूटन। हम जानते हैं F को किस एम ए से त्वरण पूछा गया है, तो एम ए में त्वरण आ जाएगा 5 न्यूटन बल लगता है। m का मान हमने निकाल लिया 1 होता है, a का मान हम a करोगे तो 5 बट्टे 1, a बराबर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला ये भी क्या है, उससे संबंधित आपके ये उससे आपके टीचिंग मेथड से संबंधित प्रश्न है। तो हम हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन थे 10, वो आपसे आपको सॉल्यूशन करवा देंगे। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और आगे भी हम ऐसे प्रश्न देते रहेंगे। क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज से जुड़ते रहो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। धन्यवाद। ओके। प्यारे बच्चों, आज हम अध्यापक थर्ड ग्रेड सीरीज 2.0 का बायोलॉजी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इसमें जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है बेटा, वो पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, डीएनए क्या है। तो डीएनए अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे आनुवांशिक पदार्थ होता है, और इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखिएगा दैट द राइबो है ये, जबकि अगर शुगर पूछता है तो हम किसकी बात करेंगे, राइबो शुगर की बात करते हैं। तो अगर ये बात कर रहा है डीएनए किसमें नहीं है, तो आप सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस में भी है, और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। लेकिन पेरोक्सिसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें आपका डीएनए नहीं होता है। अगर हम यहां बात करें तो हम ये कहेंगे रेप्लिकेशन, जिसको हम प्रतिकृतिकरण कहते हैं बेटा। ओके, डीएनए से डीएनए जो बनता है, यहां पर ये प्रोसेस होता है।
ओके, तो आंसर जो होगा बेटा इसका 113 का अगर हम बात करते हैं तो आपके डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। तो लाइसोसोम्स आप सभी जानते हैं, लाइसोसोम्स जो होता है हम किसकी बात करते हैं, आत्मघाती थैले, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स हैं, जो कि किसी भी कोशिकांग का क्या कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं और पूरी सेल का भी डाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर बात करें बेटा लाइसोसोम, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट फैक्चुअल चीज है ये, गोल्जी एपेरेटस जो गोल्जी काय है वो इसका निर्माण करता है। ओके, ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट, जब राइबोसोम्स के 30 और 50s अगर हम बात कर रहे हैं, घटक की बात करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि पर्टिकुलर राइबोसोम्स का पुनर्निर्माण होता है। तो जब भी हम इसके अंदर देखें बेटा तो इस चीज पे फोकस रखिएगा, सबसे पहला वर्ड आता है राइबोसोम। तो राइबोसोम की अगर हम बात करें बेटा तो हमेशा इस चीज पे फोकस रखिएगा कि पर्टिकुलर राइबोसोम्स जो हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल का इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का इंजन। और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वेडमर्डेन। क्या नाम था? स्वेडमर्डेन। स्वेडमर्डेन ने क्या किया बेटा कि पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट लिया था और उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर पर्टिकुलर राइबोसोम्स को डाला। तो कुछ राइबोसोम्स जो थे वो तो 70 की स्पीड से नीचे बैठे और कुछ राइबोसोम्स जो है वो 80 की स्पीड से बैठे बेटा। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे 70 की स्पीड से बैठे, तो स्वेडमर्डेन ने अपने नाम के आधार पर उसको फोकस किया, तो 70s बोला और 80 वालों को क्या बोला? 80s। ओके, तो यहां अगर बात की जाए बेटा तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दैट इज 80s जो होता है, दैट इज उसके जो सब यूनिट्स होते हैं वो 60 और 40s होते हैं। क्या होते हैं? 60 और 40s। जबकि 70s की बात करते हैं बेटा तो वहां उसके जो यूनिट्स होते हैं 50 और 30s होते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? 30 और 50s की बात कर रहे हैं बेटा, तो आंसर विल बी द 2। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा, आंसर विल बी द 2। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तो आपका क्वेश्चन जो आता है वो है मिडल लेमिला। मिडल लेमिला की बात करते हैं तो ये प्लांट्स का करेक्टर है। और प्लांट्स में अगर हम देखें बेटा तो हम ये कहेंगे कि प्लांट्स के अंदर पर्टिकुलर दैट इज जो सेल वॉल होती है, ओके, और फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वहां भी ये प्रेजेंट होता है। तो मिडल लेमिला जो होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट में। ओके, जबकि एक चीज ध्यान रखिएगा प्लांट्स में, दैट इज सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है? सेलुलोज भी पाया जाता है। ओके, ये चीज है बेटा, आंसर होगा आपका 2। नेक्स्ट, कार्ट व्हील। कार्ट व्हील की अगर हम बात करते हैं तो हम हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा, पर्टिकुलर अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे इस तरह से स्ट्रक्चर होती है और जिसमें बाहर की तरफ इस तरह से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और अंदर की तरफ ये, तो ये बैलगाड़ी के पहिए की तरह नजर आती है। तो ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसका हम सेक्शन लेते हैं, काट लेते हैं, तो हमें इस तरह से कार्ट गाड़ी के पहिए के जैसी संरचना नजर आए, तो वो कौन सा है बेटा? तो हम किसकी बात करेंगे? सेंट्रियोल होता है। कौन सा होता है? सेंट्रियोल। ओके, ध्यान रखिएगा, सेंट्रियोल। जबकि केंद्रिका जो वर्ड आता है उसके लिए कौन सा वर्ड आता है? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब आता है बेटा दैट इज रिक्त स्थान है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता। नहीं मिलता। ओके, तो अगर बात करें बेटा तो प्लांट सेल्स के अंदर क्या मिलेगा? राइबोसोम्स तो मिलेंगे मिलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। 70s होते हैं, 80s भी होते हैं। और प्लांट का तो सबसे बड़ा करेक्टर ही यही है बेटा कि वहां पर क्या मिलती है? बड़ी रसधानियां मिलती है। और इसी वजह से प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो कॉर्नर की तरफ आ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एक ही ऑप्शन रहता है, तारक केंद्र जो होता है बेटा सभी पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर हम बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तो पर्टिकुलर कोशिका की जो संरचना थी बेटा, अगर हम बात करें आउटर, तो उसकी संरचना को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने मॉडल दिए हैं। और ये जो मॉडल दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर हम बात करें तो ये किसने दिया था? सेंगर और निकलसन ने। अब बात आती है बाकी ऑप्शन की, तो ये ऑप्शन जो है अगर हम बात करें वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है, तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल जो स्ट्रक्चर है बेटा उसको जो एक्सप्लेन करता है वो कौन करता है? वॉटसन और क्रिक मॉडल। रॉबर्ट ग्राउंड अगर हम बात करें, अगर पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो है उसकी स्टडी की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और बीडल एंड टॉटम क्या कहते हैं? बीडल एंड टॉटम कहते हैं पर्टिकुलर दैट इज एक एंजाइम जो है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये अलग अलग कंसेप्ट है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया है, तरल मोज़ेक सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? सेंगर और निकलसन ने। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया।
तो बेटा आप सभी जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल है। ओके, पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपी का उत्पादन कर रहा है। किसका उत्पादन कर रहा है? एटीपी का। और ये जो पावर हाउस होता है बेटा, उसमें इस तरह से सेल, इसके सेल ऑर्गेनल्स की स्ट्रक्चर है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाह्य झिल्ली होती है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है बेटा। और इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं इस तरह से कॉमा शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, जो कि पर्टिकुलर क्या कहलाते हैं? F1 पार्टिकल। ओके, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम्स कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीसोम्स। याद रखिएगा, F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम। तो इनर पर जो होते हैं ऑक्सीसोम्स होते हैं। और इनका अगर हम यूज भी बात करें तो अपने आप में बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, ETS जो होता है, वो इन्हीं ऑक्सीसोम्स में होता है। माइटोराइबोसोम्स, ये तो कोई टर्म ही नहीं है, ग्रेन्यूल से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आंसर जो होगा वो आपका कौन सा है? ए है। नेक्स्ट, अब बात करें बेटा तो हम कहेंगे 149 क्वेश्चन में तो आपका सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। ओके, और पर्टिकुलर कोड से सही उत्तर दीजिए। तो ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। तो इसमें हमेशा एक ट्रिक ध्यान रखिएगा बेटा, पहला जो मैच हो रहा है तो उससे देखिए। तो पहला है न्यूक्लियस, नाभिक। तो नाभिक जो होता है बेटा, अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, सीधी सी बात है। तो आप कोई भी ऑप्शन देख लीजिएगा, उसमें डीएनए कहाँ है? तो अगर बात करें बेटा तो हम ये कहेंगे डीएनए का संश्लेषण करता है वो कौन करता है? नाभिक। तो ऑप्शन देखिए बेटा, तो पर्टिकुलर अगर हम बात करें ए के साथ में क्या जा रहा है? किसी में भी 4 जा रहा है। ओके, तो देखिए बेटा सी में ए के साथ क्या गया? 4। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे, मैंने क्या कहा था, यहाँ श्वसन जैसी क्रियाएं भी होती हैं, तो दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी है। और क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए। और राइबोसोम मैंने क्या बताया था? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आपके कौन सा आएगा? सी आंसर आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट एंड फाइनल, वैक्यूल। वैक्यूल जो होती है, जिसको हम रसधानी भी कहते हैं बेटा, प्लांट्स में ये बहुत बड़े आकार की होती है, जबकि एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि ये बड़े आकार की होने की वजह से दैट इज प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में नहीं रहता है, ये कॉर्नर की तरफ रहता है। तो यहां अगर हम बात करें तो ये तो बहुत ही यूनिवर्सल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर भी, कि वैक्यूल जो रसधानी है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, दैट इज उसको हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बायो के जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आप उसमें ऑप्शंस को ढंग से देखेंगे तभी वो चीज हो पाती है। बेस्ट ऑफ लक।